मेरी बहन का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने घर पर रख लिया क्योंकि मैं अकेली होती थी। पति मुल्क से बाहर होते थे। पति से बात की तो वो मान गए। मेरी बहन का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाजार से कुछ भी लाना होता तो वो ला देता। फिर मैं एक दिन बीमार हो गई तो वो बोला अब आप आराम करना। रात को वो मुझे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता। जब सुबह उठती तो मुझे बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम गर्भवती हो। मेरी तो जान निकल गई और आसमान मेरे सर पर आ गिरा। मैं आश्चर्यचकित होकर डॉक्टर की शक्ल देख रही थी, जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुकी थी कि मेरे सोचने और समझने की क्षमता ही खत्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मुझ पर आसमान ही आ गिरा हो। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं मान ही नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टर साहिबा से कहा कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रखते हुए कहने लगी, 3 साल से तो आप मुझसे इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही हैं। अब आपको ऊपर वाले ने खुशखबरी सुनाई है तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। नाशुक्री से काम नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर बदहवास हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आ जाएगा। मैं तो सुनकर ही चकरा सी गई थी। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरे पति की नौकरी विदेश में थी। वो साल में बस कुछ ही महीनों के लिए घर आते थे और उस वक्त मैं सोचती थी कि उस दौरान मैं माँ बन जाऊं ताकि मेरा दिल बच्चे में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अभी तो वो परदेश थे। मैंने डॉक्टर से कुछ नहीं कहा। अपनी रिपोर्ट पकड़ी और मरे मरे कदमों से बाहर आ गई। मेरा दिमाग उस वक्त बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था। ये कैसे हो सकता है? मैं और माँ। मेरे घर से क्लिनिक का रास्ता बस एक गली की दूरी का था, लेकिन मुझे अपने कदम इतने भारी लग रहे थे जैसे मेरे कंधों पर कोई बहुत भारी बोझ डाल दिया गया हो। हम 2 ही व्यक्ति थे घर में, दूसरा तो कोई था ही नहीं। एक मैं और दूसरा शिखर। मेरा दिमाग पूरी तरह से सोचने से कमजोर हो चुका था। क्या सोचती, कैसे सोचती? शिखर मेरा सगा भांजा था, मेरी सगी बड़ी बहन का बेटा। अपनी सोचों के ताने बाने से उबर नहीं पाई थी मैं कि सामने घर का गेट देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मुझे लगा था कि मैं क्लिनिक से यहाँ तक अपने बेजान शरीर को कैसे लाश की तरह घसीट कर लेकर आई हूँ। मेरे गले में इस कदर गिरेह पड़ गई थी कि मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस होने लगी थी। मैंने डोरबेल बजाई। शिखर ने ही दरवाज़ा खोला। मैं घर के अंदर आई। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर आते ही वो कहने लगा, मौसी, आज आपने इतनी देर कर दी। मैंने पहले तो खाने पर बहुत इंतज़ार किया, लेकिन फिर मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तो खाना खा चुका हूँ। आपके लिए खाना ला दूँ? मेरी सबसे बड़ी बहन का बेटा, जो कि जॉब के सिलसिले में यहाँ पूना आ गया था और पिछले कई माह से यहाँ मेरे पास रह रहा था। मेरे पति को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। शिखर को तो वो भी अच्छी तरह जानते ही थे, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। उन्हें मेरी फिक्र नहीं सताएगी। मौसी कहाँ खो गई? शिखर की बात पर मैं चौंक सी गई। मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं शिखर से यह कहकर अपने कमरे में चली गई। अपनी रिपोर्ट दराज में रखी और अपना बेजान शरीर लिए बिस्तर पर बैठ गई। मेरी सोच खत्म हो चुकी थी। शिखर मेरा सगा भांजा था, मेरी बड़ी बहन का बेटा। उसके बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और दीदी सबसे बड़ी। जब उसकी शादी हुई उस वक्त मैं 9 साल की थी और जब दीदी के घर शिखर का जन्म हुआ उस समय मैं 10 साल की थी। मेरी दीदी का ससुराल बहुत खुशहाल था और संस्कारी भी, इसीलिए शिखर या दीदी के परिवार के किसी सदस्य के बारे में मैं कुछ गलत सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी, मेरा सारा शक शिखर पर ही जा रहा था।
क्योंकि मेरे और शिखर के अलावा घर में कोई तीसरा आदमी था ही नहीं जिस पर मुझे शक होता। मैं अपना सिर दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिनों से शेखर मुझे दूध के साथ दवा देता है, जिसे खाकर मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ और सुबह जब उठती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। क्या शिखर मुझे नींद की दवा देता है और मेरे साथ सोने के बाद कुछ गलत करता है? टिप टिप आंसू मेरी आंखों से गिरने लगे। आंसुओं से गला रूंध गया, जिसकी वजह से मेरे अंदर घुटन सी बढ़ती जा रही थी। क्या सगे रिश्ते इतने फरेबी हो सकते हैं? मैं उसकी मौसी हूँ, यानी माँ जैसी। वो मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? कैसे वो ये गुनाह कर सकता है? मैं बहुत रो रही थी। इसका अंदाज़ा शायद कोई लगा ही नहीं सकता था जो मैं सह रही थी। मुझे याद आने लगा कि जब वो बचपन में मेरी दीदी के साथ हमारे घर यानी अपने नाना के घर आता था तो मेरी गोद में ही आ जाता था। अपनी तोतली जुबान से मुझे मौसी बुलाता था। मैं घर में सबसे छोटी थी और वो दीदी की सबसे पहली औलाद, इसलिए मायके में उसका सबसे ज़्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। जब मेरी शादी होने वाली थी तब तो वो नया नया कॉलेज में गया था। मुझे विशाल के नाम से बहुत छेड़ा करता था। कहता था कि आप इतनी खूबसूरत मोहिनी सी हैं और वो ये लंबे चौड़े गबरू जवान, ऊपर से हैं भी बड़े गुस्से वाले। मौसी, विशाल मौसा जी आपके लिए बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट सा लड़का अच्छा लगेगा। हर वक्त हंसता रहता, मजाक करता। मैं उसे बस घूरती रहती थी। मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी। जब वो यहाँ आया था मुझसे देर रात तक बातें करता रहता था। अब भी यही कहता कि मुझे लगता है मौसा जी ने बाहर किसी मेम से शादी कर ली है, तभी तो वापस आने का नाम नहीं लेते। जब मैं उसे गुस्से से घूरती तो हंसने लगता। उसे देखकर कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी। तभी शिखर मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आ गया। अब भी उसके हाथ में दूध का गिलास और मेडिसिन थी। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में मेरे सामने बैठ गया, लेकिन उसके बेड पर बैठते ही मैं खौफ से पीछे हट गई, जैसे न जाने वो क्या कर देगा। और ये जाहिर सी बात थी, जो कुछ भी डॉक्टर से सुनकर आ रही थी। मेरी जगह कोई भी उस वक्त ऐसे ही डर जाता। मैं अकेली उस वक्त शिखर के साथ उस घर में मौजूद थी। वो मुझे यूं डरा हुआ देखकर हैरान हो गया था। क्या बात है मौसी, इतना घबरा क्यों रही हो? सब खैर तो है ना? ये दूध पीजिए और आराम कीजिए। शिखर ने मेरी तरफ गिलास बढ़ाया। मैं गिलास उसके हाथ से लेकर साइड पर रख दिया और सख्त लहजे में उससे कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी कि अब वो मेरे पास बैठकर अपने ऑफिस के किस्से सुनाएगा और जब तक मेरी आंखें नींद से चूर नहीं हो जाएंगी वो उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे पर वो घबरा सा गया, कुछ हैरान भी था। क्या बात है मौसी, आपकी तबीयत तो ठीक है? शायद मेरे रूखे लहजे से वो परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे वो ड्रामे मेरे सामने रचा रहा था, जैसे बहुत मासूम हो, अनजान हो, बहुत नेक हो। पहले तो मेरा जी चाहा कि एक जोर का थप्पड़ उसके मुंह पर मार दूं और फिर अपनी रिपोर्ट उसके सामने दे मारूं। देखो तुम्हारी शराफत का सबूत, और उसको धक्के देकर बाहर निकाल दूं। लेकिन मैं चाहती थी कि उसे रंगे हाथों पकड़ूं, वरना वो मुकर जाएगा। मेरे सिर में दर्द है, मुझे तो बिल्कुल जगाने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरे उखड़े लहजे के सामने वो चुप सा था और उठकर कमरे से दरवाजे तक चला गया। आप आराम करो और हाँ, दूध जरूर पी लीजिएगा, खाना भी नहीं खाया हुआ आपने। मुझे दोबारा से दूध पीने के लिए कह के वो कमरे से बाहर चला गया। मैं वही तो जानना चाहती थी कि दूध और दवा खिलाकर ये कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वो दूध का गिलास लिया और उस खिड़की से बाहर फेंक दिया जो बाहर गली की तरफ खुलती थी, और मेडिसिन भी दराज में रखकर लाइटें बंद करके सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतजार था जब शिखर मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया था।
उसका इंतजार करके तंग आ चुकी थी और मुझे नींद भी आने लगी थी। इसलिए सोचा कि खुद ही देख कर आऊं कि वो क्या कर रहा है। मैं उठ के अपने कमरे से बाहर निकली तो आंगन भी खाली सा था। सामने का कमरा शिखर का था। मैंने धीरे से जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश ही उड़ गए। वो तो मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और दबे पांव अपने कमरे में आ गई। मेरे दिमाग में वो ख्याल गुजरने लगे जब मुझे पहली बार दीदी का फ़ोन आया था। कहने लगी, शिखर शहर में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं नहीं चाहती कि उसे होटल में रहने की इजाज़त दूं। कई तरह के नौजवान होते हैं, मेरा शिखर सीधा साधा सा है, कहीं गलत लोगों में फंस न जाए, सिगरेट और दूसरे नशे का आदी न हो जाए। तुम तो जानती हो कि हमने कैसे उसकी देखभाल की है। मेरा बच्चा बहुत मासूम है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हों वहाँ 100 बुराइयाँ होती हैं। इसलिए अगर तुम उसे अपने घर में रख लो तो मुझे तसल्ली रहेगी। उस वक्त तो मैंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए हाँ कर दी थी कि शिखर मेरा भांजा ही नहीं बेटा भी है, क्योंकि वो मेरा सगा भांजा था और भांजे और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता। मेरा सिर दर्द से फटने लगा। मेरा भांजा उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ उसकी पीठ थी, इसलिए वो इस बात से अनजान था कि मैं उसे सिगरेट पीते देख चुकी हूँ। मैं धीरे से उसका कमरा बंद करके अपने कमरे में लौट आई थी। मुझे पूरी तरह यकीन था कि वो नशे वाला सिगरेट पीने लगा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। अपनी दीदी से कैसे बताऊं ये सब। मेरी दीदी दिल की मरीज हैं। अगर वह सच जानती कि शिखर ने मेरे साथ क्या किया है, शायद सुनते ही मर जाती। लेकिन मैं सोच चुकी थी कि शिखर को सुबह ही कह दूंगी कि वो अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ले। मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकती। मैंने अपना कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाज़ा बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ा गया। मैं उठी और जब मैंने दरवाज़ा खोला, सामने देखा शिखर मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। दरवाज़ा क्यों लॉक किया था आपने मौसी? उसका मुझ पर रौब जमा कर पूछना मुझे बहुत अखरा। वो होता कौन था मुझसे इस लहजे में बात करने वाला? उसे शायद तकलीफ़ इस बात की हो रही थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था। जो गुनाह वो मेरे साथ कर रहा था, शायद उसकी ख्वाहिश पूरी न होने की वजह से वो यूं उखड़कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? मेरी भी बुलंद आवाज़ को सुनकर वो हैरान हुआ। फिर नरम लहजे में बोला, मौसी रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाज़ा खटखटा रहा था, लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो मैं परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश न हो गई हों। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो लॉक था, इसलिए मैं परेशान हो गया था। आप प्लीज़ दरवाज़ा लॉक मत किया करें। मुझे उसकी झूठी हमदर्दी और झूठे दिखावे की परेशानी देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तीखे लहजे में कहा और अपने कमरे से बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया, खाया और अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चली गई। जब भी मेरे पति विदेश चले जाते तो वो मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। मेरी उससे दोस्ती भी बहुत थी। उसके पति भी मुझे छोटी बहन जैसा समझते थे। जब भी बाजार से कुछ लेने जाते तो मुझसे पूछते कि बहन कुछ मंगवाना हो तो बिना तकलीफ के बता दिया करो। मैं अक्सर ही उनसे सामान मंगवा लिया करती थी। लेकिन जब से शिखर आया था, मैं हर काम शिखर से ही कहती थी। उस समय तो मुझे अपनी पड़ोसन सहेली से यही काम था कि मुझे अपना अबॉर्शन करवाना था। मेरे पति 2 माह बाद आने वाले थे। मेरे पास इस गुनाह को ख़त्म करवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि सपना से कहूँगी क्या। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। लेकिन मुझे किसी न किसी औरत की तो ज़रूरत थी ही, वो भी बिना सच बताए। मुझे यह कदम उठाना ही था, क्योंकि अगर दीदी को मैं सच बताती तो वह सह न सकती। अगर पति से ये सब कुछ कहती तो वो मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं मानते। मेरा घर बर्बाद होकर रह जाता। मैं ऐसी कश्मकश का शिकार थी कि मैं ही जानती थी। मैंने सपना से सब कुछ बता दिया
और यह भी कि मुझे उसका अबॉर्शन करवाना है। इसलिए वो मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। वो मेरी बात मान गई। मैं अपने डॉक्टर के पास नहीं गई थी, जिससे कई सालों से इलाज करवाती रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई और उससे कहा कि वो मेरा एक काम आराम से कर दे तो मैं उसे ठीक ठाक पैसे दे दूंगी। वो लेडी डॉक्टर मान गई, लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मैंने रात को घर आते ही शिखर से कह दिया कि मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकती, इसलिए 2-3 दिन में वो अपने रहने का जहाँ चाहे इंतजाम कर ले। मेरी बात सुनकर वह हैरान सा होकर रह गया। मौसी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊंगा? मुझे परेशानी नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा, लेकिन आप अकेली कैसे रहेंगी? मुझे शिखर का मेरे लिए फ़िक्र करना भी खल रहा था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे आने से पहले अकेली ही रह रही थी, जल्द से जल्द अपना इंतज़ाम कर लो। वो जवाब में कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान ज़रूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। अब मैं कमरा लॉक करके सोती थी। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। रात को जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा मेरे बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। इतना अंधेरा कि मैं उस शख्स को देख नहीं पा रही थी। बस ये नज़र आ रहा था कि मेरे बराबर में कोई सो रहा है। मैं बुरी तरह से डर गई। मुझे जल्दबाजी में कुछ नहीं सूझा तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही पल मेरे बराबर में लेटा शख्स उठकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर जाती, उस शख्स ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अब तो मैं बदहवासी हो गई थी। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई उपाय सोचती, उस शख्स ने साइड पर रखा लैंप ऑन कर दिया। उसे देखकर तो मैं अपने होश ही खो बैठी थी। मेरे सामने मेरा पति था। विशाल अचानक से आ गए थे, वो भी बिना कुछ बताए। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा तो शिखर ने दरवाज़ा खोल दिया था। उसे मालूम था कि मैं आ रहा हूं, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। मत पूछो कैसे खिड़की के रास्ते से मुझे अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम भी। यहाँ कौन से कोई गैर था जो तुम दरवाज़ा लॉक करके सोई थी? विशाल की बात का मैं क्या जवाब देती? मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी, इसलिए विशाल के गले लगकर मैं बुरी तरह रोने लगी। वो मुझे यूं रोता देखकर समझे कि मैं उनके बिना उदास हो गई हूँ, इसलिए यूं उन्हें अचानक सामने पाकर रोने लग गई हूँ। लेकिन हकीकत तो मैं ही जानती थी कि मुझ पर क्या बीती है। वो मुझे तसल्ली देने लगे। सुबह जब मैं उठी तो विशाल अभी भी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। आज मुझे डॉक्टर के पास अबॉर्शन करवाने जाना था, लेकिन विशाल की मौजूदगी में ये संभव नहीं था। अब मैं यह सोचकर परेशान थी कि विशाल से क्या बहाना बनाऊंगी, कैसे बात छुपाऊंगी। मैं परेशान सी बाहर आंगन में बैठी थी, तभी शिखर किचन से निकला। वो अपने लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रख रहा था। मुझको देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, मौसी, कैसा लगा आपको अंकल का सरप्राइज? मैंने उसे नफरत से देखा और कहा कि किस कदर ढीठ और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफ मुझे मौसी कहते हो और दूसरी तरफ। मैं ये सब सह सह कर थक चुकी थी, इसलिए बिना लिहाज किए मुंह में जो भी आया उसे कहना शुरू कर दिया। और वो ऐसा ढीठ था कि अब भी मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, मौसी, क्या कह रही हो आप? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैंने ऐसा भी क्या किया जो आप इस तरह से मुझसे बात कर रही हैं? शिखर की बात पर मैंने उसे ताज्जुब से देखा और अपने कमरे में चली गई। विशाल अभी भी सो रहे थे। मैंने अलमारी से अपनी रिपोर्ट निकाली और कमरे से बाहर आ गई। शिखर अब भी टेबल के पास खड़ा था। मैंने वो रिपोर्ट उसके मुंह पर मार दी, जो कि उसके चेहरे से टकराकर जमीन पर गिर गई, और कहा कि ये पढ़ो और अपना गंदा चेहरा लेकर विशाल के उठने से पहले दफा हो जाओ मेरे घर से। मैंने गुस्से से दबे दबे लहजे में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि विशाल को इस बात की भनक भी लगे। शिखर ने वो रिपोर्ट जमीन से उठाकर खोली।
जैसे ही उसने पढ़ा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई, चेहरे पर बदहवासी सी छा गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, विशाल आंगन में आ गए। पता नहीं कैसे, लेकिन वो सीधा शिखर के पास गए और रिपोर्ट उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगे। उन्हें देखकर तो मेरी जान ही मेरे शरीर से निकल गई थी। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, विशाल तो मुझे तलाक ही दे देंगे। मैं बुरी तरह से चकराकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे ड्रिप लगी थी। विशाल बड़ी गंभीरता से मुझे देख रहे थे, शिखर भी वहीं खड़ा था। मैं विशाल को देखकर रोने लगी। मैंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है विशाल, शिखर मुझे नींद की दवाई देता था। मुझे कुछ पता नहीं है, भगवान के लिए मुझे तलाक मत दीजिए। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगी। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ जोड़कर विशाल से माफ़ी मांग रही थी। वो मेरे पास आए, मेरे जुड़े हाथों को अपने हाथ में लिया और कहने लगे, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए हैं। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारी रिपोर्ट से बदल गई थी। ना तुम गुनहगार हो, ना ही शिखर ने ऐसा कुछ किया है। तुम उस पर शक मत करो। बस एक अलग रिपोर्ट के अदल बदल से ये गलतफहमी हुई है। शिखर की तरफ जब मेरी नज़र पड़ी तो वो रो रहा था, बिना आवाज़ के आंसू बहा रहा था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया, कहने लगा, मौसी आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैंने अपनी माँ में और आप में कभी कोई फ़र्क नहीं देखा। मैंने तो कभी किसी गैर लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा, तो आप तो मेरी माँ की जगह हैं। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें नशे की सिगरेट पीते हुए देखा था। वो कहने लगा, मैं नशे की सिगरेट हरगिज़ नहीं पीता। हाँ, कभी कभार सिगरेट ज़रूर अपना कमरा बंद करके पी लेता हूँ। आपका ख्याल इसलिए रखता था कि मैंने अपना बचपन आपकी गोद में गुजारा है, इसलिए जैसे मैं अपनी मम्मी के लिए खाने पीने और दवा का ख्याल रखता था, आपका भी रखने लगा। मुझे पता होता कि आपको मेरी वजह से तकलीफ़ होगी तो मैं कभी यहाँ आता ही नहीं। वो रो रो कर अपनी बातें साबित कर रहा था। एक गलत रिपोर्ट ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया था। क्या किया मैंने अपने भांजे के खिलाफ, ये नहीं सोचा था मैंने। मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया था कि अक्सर रिपोर्ट भी गलत निकल आती हैं। मैं सोच रही थी कि काश एक बार अपनी रिपोर्ट दोबारा से टेस्ट करवा ली होती तो ऐसा ना होता। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।